हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, लास्ट क्लास से हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट क्लास में हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात की थी, एक जनरल ओवरव्यू आपके पास दिया था। आज की क्लास में बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WTO के बारे में बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके आने वाले JK SSB के और JK PSC एग्जामिनेशन के लिए। पर्टिकुलरली जो आपके पास एग्जामिनेशन है JK SSB SI फाइनेंस का, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, एग्जामिनेशन चूँकि हमारे पास JK SSB का है तो हम कोशिश करेंगे प्रिसाइज शॉर्ट ये जो है टॉपिक आपके साथ डिस्कस करें। जितना आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है उतना ही डिस्कस करें। ज़्यादा डीप में जाने की आपके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर अगर आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपकी शिफ्ट में। इसलिए जो है आपने एक जनरल ओवरव्यू लेना है, इनका पूरे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप रिवाइज भी इसको जो है विद इन टाइम कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुजारिश करें आगाज़ में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट NCERT के एक पिक्चर से कर रहे हैं, वहाँ WTO के बारे में क्या बताया गया है वो पहले देख लेते हैं। देखिए जी, WTO के बारे में लिखा है कि WTO जो आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया है विच इज सेट, जो आपके पास देती है, जो आपके पास रूल्स और रेगुलेशंस देती है, किसके लिए? फॉर ग्लोबल ट्रेड के लिए। तो आप समझ गए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, जिसको बनाया गया है ताकि अलग अलग दुनिया के देशों में अगर तिजारत हो रही है, ट्रेड हो रही है, चाहे फिर वो सर्विसेज की ट्रेड हो, चाहे फिर वो गुड्स की ट्रेड हो, तो उनके बीच में एक समझौता, एक एग्रीमेंट होने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसका नाम आपके पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए यहाँ तक हम समझ गए। आगे समझते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत आपके पास संगठन जो है ये कब बनता है? आपके पास 1995 में देखता है। इससे पहले इसकी जो पेरेंट आपके पास ब्रांच देखने को मिलती थी उसे आप गैट्स कहते थे, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देखिए बेसिकली आपके पास गैट्स का कंसेप्ट जो है 1940 से ही चलता आ रहा है लगभग। जब आपके पास सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो पूरी दुनिया में इसका कंसेप्ट देखने को मिला था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ का। तो इसी जो जनरल एग्रीमेंट ऑन जो आपके पास GATT है, इसको आगे चलकर अपग्रेड किया गया आपके WTO में। तो यहाँ तक आप समझ गए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल जो रेगुलेशंस आपके पास रखती है, किसके लिए? ताकि देशों के बीच में, अलग अलग ममालिक के बीच में ट्रेड हो सके। 1995 में इसका आपके पास जन्म देखने को मिलता है। इससे पहले इसकी जो ब्रांच थी, जो इसके पास पेरेंट ब्रांच आ रही है, वो आपके पास जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आ रहा है। इसको इसने सक्सीड किया। जो गैट्स था इसको सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है बनाया गया था। 2012 में अगर आप देखेंगे इसके 157 मेंबर्स थे, और अगर आज प्रेजेंटली आज देख रहे हैं ऑलमोस्ट 164 प्रेजेंट मेंबर जो हैं आज की डेट में आपको देखने को मिलते हैं। सारे के सारे डिसीजन जो हैं WTO में ये लिए जाते हैं यूनानिमसली, लेकिन जो मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं जैसे आपके पास US हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गए, जापान हो गया, इन्होंने इस तरह से इसको मैनेज किया हुआ है ताकि WTO जो है इसको फ्रेम किया जाए, इसके रूल्स किस तरह से फ्रेम किया जा सके ताकि पर्टिकुलरली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको ज़्यादा फेवर हो रहा है, उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है अक्सर कंप्लेन करती रहती हैं किसके रिलेटेड? ऑन द नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर एंड बीइंग पुश्ड अराउंड बाय द बिग पावर्स। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू, ये आपने याद रख लेना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए और थोड़ा इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की इकलौती ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है विद द रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस एज इट इज हार्ट्स आर WTO, क्योंकि इसके जो इसकी जान है, जो आपके पास WTO की जान है, वो आपके पास WTO एग्रीमेंट्स हैं नेगोशिएटेड एंड साइन बाय बल्क ऑफ वर्ल्ड ट्रेड नेशंस एंड रेटिफाइड बाय देयर पार्लियामेंट्स। WTO में एट प्रेजेंट आपके पास 164 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इसमें यूरोपियन यूनियन जो है इंक्लूडेड है, और 23 इसमें ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स जैसे आपके पास इराक, ईरान, भूटान, लीबिया ये देखने को मिलते हैं। या मकसद क्या है, इसके गोल्स क्या हैं? गोल्स पढ़ लेते हैं। गोल्स ऑफ WTO, पहला गोल क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू लोअर द ट्रेड बैरियर। देखिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर तिजारत हो रही है, ये एक मुल्क है फॉर एग्जाम्पल USA है, USA यहाँ पर आपके पास USA आ रहा है, यहाँ पर आपके पास इंडिया आ रहा है, इन दोनों के बीच में तिजारत हो रही है, तो दोनों के बीच में तिजारत के रिलेटेड कम से कम ट्रेड बैरियर्स हों, इसके रिलेटेड काम आपके देखने को मिलता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो पहला मकसद इसका क्या आ रहा है? लोअर ट्रेड बैरियर्स थ्रू द नेगोशिएशन एंड ऑपरेशन अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आगे बढ़ेंगे, इसका दूसरा मकसद क्या आ रहा है?
WTO का सिस्टम जो है डीलर्स इन दीज इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए, ट्रेड बैरियर्स को रोकने के लिए, कम करने के लिए दो तरीके अपनाता है। पहला ये कि कंट्रीज़ के बीच में जो नेगोशिएशन रूल्स हैं, नेगोशिएशन की जाती है। नंबर सेकंड ये बात है कि द अदर इज़ बाय सेटिंग डिस्प्यूट। अगर दो ममालिक के बीच में कोई डिस्प्यूट्स आ रहे हैं ट्रेड के रिलेटेड, चाहे वो गुड्स के रिलेटेड हो, सर्विस के रिलेटेड हो, तो उन डिस्प्यूट को जो है सॉल्व किया जाता है, सेट किया जाता है अबाउट वेदर कंट्रीज़ आर प्लेइंग बाय दियर एग्रीड रूल्स और नॉट। ठीक है, ये देखना जाता है कि जो कंट्रीज़ WTO के एग्रीमेंट के तहत आ रही हैं उनको ये लाजमी होता है कि जो WTO के आपके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो किया जाए एज़ फार एज ट्रेड इन, चाहे फिर वो गुड्स की हो, चाहे फिर वो सर्विसेज की हो। जब तक ये रूल्स जो एग्रीमेंट जो है फॉलो करेंगे तब तक कोई भी इनमें जो डिस्प्यूट है वो नहीं हो सकता। अगर डिस्प्यूट हो भी जाता है, कोई भी इनमें मसाइल आते हैं, तो उनका जो है सुधार करने का काम आपके पास WTO में आ रहा है। WTO कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि अगर अलग अलग ममालिक में ट्रेड जो है ये चलता रहेगा तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इट कैन कट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली। WTO कैन एनकरेज गुड गवर्नेंस को, ये क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होगा, शेयर्ड इन्फॉर्मेशन नॉलेज होगी, लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड सबके लिए मिलेगा एक जैसा फील्ड, तो ही जो है आपके पास गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है एज फार एज WTO इज कंसर्न्ड। ठीक है जी, चलिए इसकी हिस्ट्री के रिलेटेड थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या समझते हैं। देखा जाता है कि आपके पास पहले आपके पास जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो आपके पास GATT का कंसेप्ट है, आपको वर्ल्ड वार सेकंड के बाद देखने को मिला था। इसी को आगे चलकर WTO में आपने कन्वर्ट किया था। ट्रेड हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रमोटिंग पीसफुल रिलेशंस एमंग नेशंस। जो WTO है, इससे पहले जो आपके पास GATT था, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि पीसफुल रिलेशंस पूरी दुनिया के ममालिक के बीच में जो है उसको बढ़ोतरी दी जा सके। जो आपके पास जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, इसका शुरुआत आपके पास 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली थी। देखिए, जब वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो गया तो लगा, देखिए क्योंकि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनके अलग अलग देशों में कॉलोनीज मौजूद थी। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन था, उसको इंडिया में जो है इनका कब्ज़ा था, इनकी कॉलोनीज थी, तो उनको पता था आगे चलकर हमको आज़ाद करने पड़ेंगे ये मुल्क, और इनके जो चीज़ें ये यहाँ से ले जा रहे थे तो अपनी चीज़ें यहाँ से बनाकर यहाँ लाते थे, कोई रोकथाम नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन इनको लगा कि आगे चलकर जो मुल्क अगर आज़ाद हो रहे हैं तो वो चाहेंगे कि इस तरह के जो बाहर से हमें प्रोडक्ट आ रहे हैं वो तो हमें हमारे जो अपने कंट्रीज में चीज़ें पैदा होंगी उनसे सस्ते मिलेंगे, और हमारे जो अपने पैदावार हैं उन पर मार हो जाएगी, वो तो लूट जाएंगे, वो मर जाएंगे। इसलिए वो चाहेंगे कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ हम वही खरीदते रहें, तो बाकी कंट्रीज से हम ना व्यापार कर सकें। तो इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि वो पता था उनको, बड़े बड़े नेशन जो थे, डेवलप्ड कंट्रीज ये थे, उनको पता था कि अगर हमने चीज़ें बनाई, अगर बेचने के लिए अफ्रीका हो गए, एशिया हो गए, ऐसी कंट्रीज हमारे पास नहीं बचे, मार्केट ऐसे नहीं बचे, तो हम जो बनाएंगे वो बेचेंगे किसको। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई एक ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी, एक ऐसा हमें इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा जो इन सब चीज़ों को जो है रेगुलेट कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट आपके पास आया था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का, जिसका जन्म आपको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 1944 में देखने को मिलता है, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। ठीक है जी, दो की इंस्टीट्यूशन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपके पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और आपके पास वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, पहले से क्या कहते थे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है जी, द कॉन्फ्रेंस डिलेट्स आल्सो रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंप्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशन टू बी नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ आपके पास जो GATT का कंसेप्ट जब आया था, जब आपके साथ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र भी आया था, लेकिन आगे चल पर इस पर सहमति नहीं बनी। तो इसकी वजह से जो आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको देखने को नहीं मिलती हैं। एज ए रिजल्ट ITO जो था वो स्टिल बॉर्न, वो सिर्फ कागजी कागज पर ही बना रहा। लेकिन इसके बावजूद आपके पास दो कंसेप्ट आपको देखने को मिले, एक तो आपके पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था और इसके साथ साथ आपके पास वर्ल्ड बैंक था। ये दो चीज़ें आपने याद रख लेनी है, मोर देन सफिशिएंट है। आगे बढ़ेंगे। मीनवाइल एन एग्रीमेंट जो है GATT पर साइन किया गया था 23 नेशंस के द्वारा, 23 कंट्रीज़ के द्वारा जिनेवा में साइन किया जाता है GATT का जो आपके पास एग्रीमेंट था 1947 में, और ये केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1948 विद ए फॉलोइंग पर्पज। इसके पर्पज़ क्या थे, टू फेज आउट द यूज़ ऑफ इम्पोर्ट कोटाज, एंड दूसरा मकसद इसका ये था टू रिड्यूस द टैरिफ ऑन द मर्चेंटाइज ट्रेड। ठीक है जी, हालांकि आपके पास जो GATT है ये आपके पास नॉन इंस्टीट्यूशन इसको स्टेटस मिला था, इंस्टीट्यूशन लेवल के स्टेटस को नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया का इकलौता मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट था जो गवर्न करता था इंटरनेशनल ट्रेड को फ्रॉम 1948
कब तक? जब तक WTO का संगठन आपको देखने को नहीं मिला 1995 तक। जब तक आपके पास 1995 में WTO का कंसेप्ट आता है, उससे पहले जब आपके पास 1948 से इसको हमने लागू किया था GATT को, तब से लेकर 1995 तक GATT ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पूरी दुनिया के तिजारत को लेकर, पूरी दुनिया में ट्रेड को लेकर। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। हालांकि इसको इंस्टीट्यूशन स्टेटस नहीं था, इंस्टीट्यूशन इसमें डिफिशिएंसीज थे, लेकिन इसके बावजूद जो GATT है इट मैनेज टू फंक्शन एज ए डी फैक्टो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्सरिंग 8 राउंड्स इसमें हुए थे। मल्टीलेटरल नेगोशिएशन के 8 राउंड्स देखने को मिले थे मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस के। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने याद रख ली। तो मकसद ये कहने क्या है कि 1948 में आपको कंसेप्ट देखने को मिलता है, जब इसको लागू किया जाता है GATT को, आगे चलकर 1995 में जो है इसको हम चेंज करते हैं WTO में। जो आपके पास ये उरुग्वे राउंड था, उरुग्वे राउंड नहीं कंडक्ट किया गया था 1987 से लेकर 1994 में। इट कल्मिनेटेड इन द मरकरा एग्रीमेंट में, जिसने एस्टेब्लिश किया था आपके पास WTO को। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। WTO जो है इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ GATT एंड प्रोवाइड्स फॉर ए मोर एंड्यूरिंग इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एक्सटेंडिंग देम। देखिए, जो आपके पास WTO का कंसेप्ट 1995 में देखने को मिलता है, इसमें एक तो आपके पास GATT जो आपके पास जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का कंसेप्ट देखने को मिलता है, तो उसके प्रिंसिपल्स तो लागू होते ही होते हैं। इसके साथ साथ मोर एंड्यूरिंग इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क इसको दिया गया था, ताकि अच्छे से जो है पूरी दुनिया में तिजारत जो है इस पर कार्रवाई की जा सके, इस पर जो है अच्छे से जो है ट्रेड एंड आपके पास जो चाहे फिर वो गुड्स के रिलेटेड ट्रेड हो या सर्विस के रिलेटेड ट्रेड हो, ये जो है पूरी दुनिया में चलती रहे, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके, इस पर जो है काम किया जा सके। GATT इट वाज कंक्लूडेड, इसे 1947 में कंक्लूड करके 1948 में इसको लागू भी किया गया था। आपने पढ़ा है कि जो GATT 1947 इसे टर्मिनेट किया गया था 1996 में, एंड WTO जो था, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, इसे इंटीग्रेट किया गया था इट इज़ प्रोविजनस इनटू GATT 1994। जो GATT 1994 है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है बाइंडिंग अपॉन ऑल द WTO मेंबर्स। इट इज़ ओनली कंसर्न विद ट्रेड ऑफ गुड्स। जो आपके पास GATT 1994 था, ये सिर्फ किसके साथ, जो GATT में सिर्फ गुड्स की बात होती थी, लेकिन आपके पास जो WTO आ गया, इसमें आपके पास एक तो GATT दैट इज जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ किस में आ रहा है, एक तो गुड्स के रिलेटेड भी आ रहा है। इसके साथ साथ इसमें आपके पास काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स और काउंसिल इन ट्रेड इन सर्विसेज एज वेल एज आपके पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ रहा है, जो आपके पास ट्रेड पॉलिसी, जो आपके पास कंसेप्ट आ रहा है किसका, काउंसिल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड, वो कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलता था एज पर एज आपके पास WTO कंसीडर किया जाता है। लेकिन GATT में सिर्फ आपके पास गुड्स के रिलेटेड बात होती थी। तो इसलिए हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि आप हमें बताइए WTO की ज़रूरत क्यों पड़ी। हालांकि जब आपके पास GATT का कंसेप्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, तो GATT का मौजूद था कंसेप्ट, तो WTO की ज़रूरत क्यों पड़ी 1995 में। पहला कंसेप्ट ये आ रहा है कि इसको इंस्टीट्यूशन स्टेटस नहीं मिला था, इसमें आपके पास कोई भी इसमें पावर नहीं थे, वो ये तो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन से एग्रीमेंट्स थे नेशन के बीच में, जो GATT के माध्यम से आपको देखने को मिलते थे। लेकिन अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता था नेशन के बीच में, तो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए था जो इन डिस्प्यूट्स को हल करे, जो इन ट्रेड और टैरिफ के रिलेटेड कामों पर, जो मसलों पर बात करे। तो इसलिए WTO का कंसेप्ट जो है बहुत ज़रूरी बन गया था। GATT 1947 वाज टर्मिनेटेड एंड WTO जो है प्रिजर्व किया गया था। इट इज़ प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ GATT 1995 एंड कंटिन्यूज टू गवर्न ट्रेड इन गुड्स। जो GATT है सिर्फ किसके साथ आप संबंध में आ रहा था, सिर्फ गुड्स के रिलेटेड। जो आपके पास WTO है, इसमें आपके पास एक तो GATT देखने आपके पास काउंसिल किसके लिए थे, फॉर ट्रेड गुड्स देखने को मिल रहे थे, और इसके साथ साथ सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी आपके पास जो है ये कंसेप्ट देखने को मिल रहे थे। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। चलिए जी, अगर इसकी गवर्नेंस देखेंगे, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में ये देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके साथ, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे आप WTO का, सबसे पहले इसमें आपके पास मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आते हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें देखने को मिलता है जनरल काउंसिल। जो जनरल काउंसिल है यही काम करता है एज द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के तौर पर भी, और यही आपके पास जो जनरल काउंसिल है ये काम करता है आपके पास ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के तौर पर भी। सिमिलर बात है, समझिए आपके पास मैच आप सारे देखते ही देखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि रोहित शर्मा टॉस करने गए हैं, तो रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं सर कैप्टन के तौर पर। रोहित शर्मा ही हैं, ये रोहित शर्मा ही कैप्टन हैं, और रोहित शर्मा जब टॉस करने जा रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज कैप्टन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, जब रोहित शर्मा अब बैटिंग करने जा रहे हैं तो वो क्या हैं, वो सर बैट्समैन हैं।
तो अगर आप बैटिंग करने जा रहे हैं तो वो बैट्समैन एज ए बैट्समैन, एज ए प्लेयर ऑफ जो टीम का खेल रहे हैं, टॉस करने जा रहे हैं तो वो कैप्टन है। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, इस तरह से आपके पास जो जनरल काउंसिल है, ये जनरल काउंसिल अगर दुनिया के बीच में जो ट्रेड के रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको हल करने का काम कर रही है, तो हम बोलेंगे सर जनरल काउंसिल जो है काम कर रहा है किसका, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का। और यही अगर ट्रेड के रिलेटेड पॉलिसी रिव्यू करने का काम करेगी तो जनरल काउंसिल ही काम कर देगी किसके तौर पर, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के तौर पर। तो ये बोलें सबका मालिक कौन है, सबका एक ही मालिक आ रहा है आपके पास, जनरल काउंसिल आ रहा है। अब देखिए जनरल काउंसिल में आपके पास गुड्स के रिलेटेड काउंसिल मिल सकता है, सर्विस के रिलेटेड मिल रहा है कंसेप्ट, और इसके साथ साथ आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल जो है देखने को मिलता है। तो ये ओवरव्यू था इसके स्ट्रक्चर का। अब पढ़ लेते हैं सर ये मिनिस्ट्रियल जो आपके पास कॉन्फ्रेंस है ये क्या है। टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी अगर WTO को आप देखेंगे तो वो आपके पास मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आ रहा है, जो हर 2 साल के बाद इसकी मीटिंग आपको देखने को मिलती है। इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO, ऑल ऑफ विच आर कंट्रीज और कस्टमर्स यूनियन। ये आपने याद रख लेने हैं। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है कैन टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स, हर एक मैटर जो इसके अंदर आ रहा है अंडर एनी अदर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसके रिलेटेड सारे डिसीजन जो हैं आपके पास मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस उठा सकती है। आगे बढ़ेंगे, इसमें कंसेप्ट आ रहा है जनरल काउंसिल का। जनरल काउंसिल क्या है, इट्स द हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी लोकेटेड इन जेनीवा। ये कहाँ मिल रही है, जेनीवा में मिल रही है। ये आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। मीटिंग रेगुलरली टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ द WTO। तो जनरल काउंसिल जो है ये रेगुलरली मीट करती रहती है ताकि WTO के जो फंक्शंस है उसको अच्छे से निभाया जा सके। इसके रिप्रेजेंटेटिव्स सारे के सारे जो भी आपके पास WTO के मेंबर नेशंस हैं, मेंबर गवर्नमेंट्स हैं, इसके सारे के सारे उनमें से मेंबर जो हैं रिप्रेजेंटेटिव लिए जाते हैं। एंड हैज़ अथॉरिटी टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच ओनली मीटर्स ओनली 2 ईयर्स। और यही जो जनरल काउंसिल है ये एक्ट कर सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रियल काउंसिल। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है 2 साल में एक बार आपके पास उसकी मीटिंग देखने को मिलती है। जनरल काउंसिल आल्सो मीटिंग है, तो जनरल काउंसिल ही आपके पास एक तो सिंपल जनरल काउंसिल के तौर पर काम कर रहा है और इसके साथ साथ आपके पास ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के तौर पर काम कर रहा है। ये आपके पास डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के तौर पर ये काम करेगी। ये सारे के सारे काम कौन कर रही है, जनरल काउंसिल ही कर रही है। ठीक है जी। इसमें अंडर जनरल काउंसिल आपके पास क्या क्या देखने को मिलते हैं सर, इसके अंडर आपके पास द काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स जो आपके पास GATT में आ रहे थे ऑलरेडी, आपके पास सिर्फ गुड्स के रिलेटेड वो कंसेप्ट इसमें लिया गया है। अगर सर्विसेज की बात होगी तो काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज आ जाएगा। अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम आ जाएंगे तो काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसे आप ट्रिपल्स काउंसिल कहते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एज द नेम इज इंडिकेट, जैसे कि इनके नाम ही बता रहे हैं आपको, ये 3 कंपोनेंट्स इसमें आ रहे हैं। These 3 are responsible for working of WTO agreements dealing with the respective areas of the trade. Again, they consist of all the WTO members जो आपके पास जनरल काउंसिल में है, सारे के सारे जो भी WTO के मेंबर नेशंस आ रहे हैं उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव में मौजूद होते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया कि जनरल काउंसिल अगर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के तौर पर काम कर रही है तो इसे आप ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी कहेंगे। अगर ये ट्रेड के रिलेटेड जो आपके पास डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको सॉल्व करने का काम कर रही है तो आपके पास डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के तौर पर जो है यही आपके पास जनरल काउंसिल ही काम करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो आपके पास काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स है, ये पहले ही आपके पास जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था GATT जो था, इट कवर्स इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स। वर्किंग ऑफ GATT एग्रीमेंट जो है और द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स विच इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द WTO मेंबर्स। तो आपके पास जो एक वाला काउंसिल आ रहा है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, तो ये किस में डील करेगा, अगर एक देश और दूसरे देश के बीच में गुड्स के रिलेटेड जो है ट्रेड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इस देश में कुछ घड़ियाँ बन रही हैं, ये वॉचेस जो हैं ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपके पास सप्लाई हो रही हैं, तो इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे ट्रेड और टैरिफ के रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स होंगे तो वो किसके अंडर आएंगे, आपके पास काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स के रिलेटेड। कोई भी चीज़ यहाँ पर मॉनिटर बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, यहाँ पर आपके पास मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं, कोई भी गाड़ियाँ बना रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रही हैं। एक इंडिया में आप फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसको आप एक्सपोर्ट बांग्लादेश में कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है इसके रिलेटेड आपके पास कंसेप्ट आता है किसके रिलेटेड, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स काउंसिल आ रहा है। लेकिन अगर आप सर्विस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम यहाँ पर बैठकर अपना मोबाइल उठा रहे हैं, मोबाइल के सामने हम जो है ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई किसी इंग्लैंड में हमारा कोई स्टूडेंट बैठा है वो हमसे पढ़ रहा है, हमें पढ़ने के बदले वो हमें वहाँ से पॉइंट्स बेच रहा है, तो यहाँ डील हो रहा है सर्विस में, तो इसको संभालने के लिए इसके रिलेटेड कोई भी टैरिफ के रिलेटेड कंसेप्ट होंगे तो ये कौन संभालेगा, आपके पास जनरल काउंसिल कौन सी ब्रांच, द काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज।
इसी तरह से अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड कोई भी आपके पास मसला आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मैंने मेहनत करके कोई भी हमने प्रोडक्ट बनाया, कोई भी जब हमारा प्रोजेक्ट आ रहा था तो हमने ऑटोमेटिक सोलर कटर हमने बनाया था, ठीक है जी। तो ऑटोमेटिक सोलर कटर हमने बना लिया, बहुत मेहनत से बना लिया, कई सालों की R&D हमने की, तो हमने जो है सोलर कटर बना लिया जो सोलर पावर पर चलेगा, तो सोलर कटर सोलर एनर्जी का उपयोग करके वो ग्रास कटिंग करेगा, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट हमने बना लिया। इसको बनाने के लिए हमें फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि हमें 50,000 रुपये का खर्चा लगा, तो हमने इसको पेटेंट किया, तो हमने इसकी बेचने की प्राइस जो है 60,000 में हमने बोला कि हम बेचेंगे जिसको पेटेंट मिल गया, हमको अगले 10 साल तक सिर्फ हम ही बेच सकते हैं इसको। आगे अब जाकर किसी स्टूडेंट ने जो है किसी इंस्टीट्यूशन ने हमारा ये प्रोजेक्ट हमसे खरीदा, फिर उन्होंने देखा भाई इसमें क्या क्या लगाया है, उन्होंने ये चीज़ें लगाई हैं भाई, इसमें एक ये लगा है, ये रोटर लगा है, ये चीज़ें लगी हैं, ये मोटर लगी हुई है, ये कटर लगा हुआ है, इतने हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है, आगे चल कर इसमें जो है ये कटर लगी हुई है, ब्लेड लगी हुई है। उन्हें ये सारे काम जो हैं एकदम से इनको बनाया मिल गया, इन्होंने ये सारी चीज़ें अप्लाई की और अपना कटर बना लिया। इस पर इनको लागत लग रही है सिर्फ सर 20,000 की, 20,000 की लागत लग रही है, और ये मार्केट में इसको 30,000 में बेच रहे हैं। यही चीज़ हम जो है 60,000 में बेच रहे हैं, यही चीज़ ये 30,000 में बेच रहे हैं। आपको बोलेंगे सर खरीदेंगे क्या आप बोलेंगे सर हम तो 30,000 की बेचेंगे, तो हम 30,000 की खरीदेंगे तो हो गया ना हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान। तो हम क्या करेंगे, हम इसके रिलेटेड कहाँ जाएंगे, क्या हम इसके रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के संबंध में WTO में जाएंगे? नहीं सर, अगर हम अपने देश में ही बेच रहे हैं, ठीक है जी, मैंने ये कटर बनाया है और मेरे खिलाफ कोई और हमारा जो है इस पेटेंट को उठा रहा है, मेरे देश में कोई उठा रहा है, तो इसके रिलेटेड हमारे पास कोर्ट्स हैं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसके रिलेटेड काम होगा तो मसले वहाँ हल होंगे। लेकिन अगर मैंने ये चीज़ बनाई है, मैंने इंडिया में बनाई है, तो मैं बेच रहा हूँ किसी और कंट्री में, बांग्लादेश में बेच रहा हूँ, बांग्लादेश को उठा के कोई चाइना वाला देख रहा है इस चीज़ को, चाइना वाला यही चीज़ हूबहू बना रहा है जैसे वो करते हैं, डिटो कॉपी उठा के यही बांग्लादेश में बेच रहे हैं। अगर हमारे इंडिया से जाकर ये चीज़ 5,000 में जा रही है, तो चाइना से इनको ये चीज़ जो है 2,000 में ही मिल रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कंट्रीज़ के बीच में जो है डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो इसको हल करने के लिए आपके पास कंसेप्ट जो है WTO का आ रहा है, और ये काम कौन करेगा? द काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। होप बात समझ में आ गई होगी, इतना आप समझ गए, ये कहानी आपको याद रह गई, मोर देन सफिशिएंट है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे इसके रिलेटेड, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या याद रखना है वही हम आपको बोलेंगे, ठीक है जी। तो गुजारिश करेंगे अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो आपकी सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। WTO की कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में देख रहे हैं। WTO इज़ वन ऑफ द 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें से 2 कौन कौन है? एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और आपके वर्ल्ड बैंक है। इसके साथ साथ आपके पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, विच बाय एंड लार्ज फॉर्मुलेट एंड कोऑर्डिनेट वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, जो है इनको रेगुलेट करने का काम यही कर रहे हैं। इट इज़ प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में, ग्लोबल इकोनॉमिक्स में, एंड पॉलिटिकल एंड लीगल इश्यूज अराइजिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। WTO जो है इट हैज़ इमर्जेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन फॉर रिड्यूसिंग ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स बिटवीन द कंट्रीज एंड ओपनिंग न्यू मार्केट्स। तो ये जो आपके पास WTO है, ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन के तौर पर उभरा है, जो रिड्यूस करेगा ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स अलग अलग दुनिया के कंट्रीज़ में और ओपन करेगा न्यू मार्केट्स। इट कॉर्पोरेट्स विद द IMF, जो आपके पास WTO है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज वेल एज वर्ल्ड बैंक के साथ इनकॉर्पोरेट करता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग कोहेसिवनेस इन मेकिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। अब हम इसके रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, WTO और इंडिया के रिलेटेड क्या संबंध है। देखिए WTO का जो इंडिया है पहले से ही फाउंडेशन से ही इसका मेंबर रहा है, चाहे फिर वो आपके पास GATT का कंसेप्ट पहले जब आपके पास आ रहा था WTO से पहले, तो वहाँ भी आपके पास इंडिया इसका मेंबर था, और जब WTO का संगठन हुआ तो इंडिया तब भी इसका मेंबर था। इंडिया इज फाउंडर मेंबर ऑफ GATT, जो आपके पास जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड आ रहा है 1941 से, इंडिया इसका भी मेंबर था, और जो इसके सक्सेसर WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, इंडिया इसका भी मेंबर है। इंडिया हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ WTO सिंस 1 जनवरी 1995, और इसका ये GATT का मेंबर था 8 जुलाई 1948 से ही। 8 जुलाई 1948 से ही इंडिया जो है GATT का मेंबर था, ठीक है, ये आपने याद रख लिया, हो गई आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात। दूसरा, WTO में सर WTO में इंडिया मेंबर है कब से? 1 जनवरी 1995 में, जब से ये काम करना शुरू किया है तब से इंडिया जो है इसका मेंबर है। आपने याद रखिए, फाउंडर मेंबर है GATT का 1947 से ही, और आपके पास जो आपके सक्सेसर आ रहा है GATT का WTO, इसका भी इंडिया फाउंडेशन मेंबर है।
India's participation in an increasing role-based system in the governance of international trade is to ensure, क्या मकसद क्या है, ensure करना more stability and predictability, जो ultimately lead करेगी to more trade and prosperity। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है एग्जामिनेशन पॉइंट। तो ठीक है जी, तो एक तो आपने ये क्रक्स आपने याद रख लिया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपके पास इसका संगठन 1995 में आपको देखने को मिलता है। 2012 में इसके 157 मेंबर से आज आपके पास 164 मेंबर देखने को मिलते हैं। इससे पहले आपके पास GATT का कंसेप्ट देखने को मिलता था। तो ये चीज़ें आपने याद रख ली, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। और इसमें जो है ये चीज़ आप याद रख दी स्ट्रक्चर WTO का, कि इसमें आपके पास मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है, 2 साल में एक बार इसकी मीटिंग हो रही है। जनरल काउंसिल देखने को मिलता है, यही डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के तौर पर काम करेगा, यही आपके पास ट्रेड पॉलिसी रिव्यू की बॉडी के तौर पर काम करेगा। इसमें आपके पास गुड्स के रिलेटेड काउंसिल मिल रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड काउंसिल मिल रहा है और सर्विसेज जो है काउंसिल मिल रहा है। मोर देन सफिशिएंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आप याद रख लीजिए, काफ़ी है आपके WTO के रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा। अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।